Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. This is the first video from the MCQ series of PPSC एग्ज़ाम जो कि स्पेशली मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स के लिए है। चूँकि इस बार PPSC एग्ज़ाम के लिए न्यू टेस्ट और सिलेबस उनकी साइट पर मेंशन्ड है, तो हम उसको फॉलो करते हुए रैंडम MCQs कवर करेंगे जो कि क्विक रिवीजन पर्पस के लिए हैं। सबसे पहले सिलेबस एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। इसमें मेनली जनरल सर्जरी के सारे टॉपिक्स हैं, उनके लाइट प्रोग्राम सारे ही ऑलमोस्ट ऐड कर दिए गए। देन जनरल मेडिसिन है, ऑब्स एंड गायनिंग है, बेसिक साइंसेस में फर्स्ट ईयर से लेकर जो थर्ड ईयर तक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही ऐड हो चुके हैं। इसके बाद बिहेवियरल साइंसेस में बिहेवियरल साइंस के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लास्ट पे पीडियाट्रिक्स को भी ऐड किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है, क्विकली इसको देख लें। पहली बात तो ये कि ये क्विक रिवीजन पर्पस के लिए बनाई जा रही है वीडियो, और इस लेक्चर के अंदर हम जितना भी डाटा रिवाइज करेंगे वो जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं होगा ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। सेकेंडली, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल लेने के लिए कोशिश करें कि जो भी MCQ या क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो आंसर डिस्प्ले होने से पहले पहले उसका खुद से आंसर करें, खुद से जवाब दें और कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोगों के आंसर्स कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। ये इस तरीके से आपका एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी बन जाएगा। देन लिटिल डिटेल आपको दी जाएगी जो मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे नॉलेज में मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर आप लोगों को कुछ डिटेल्स ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा, इससे बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। देन इन केस ऑफ एनी कंसर्न एरर आपको नज़र आता है मेरी वर्बली डिस्कशन में भी, अगर को कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। और ये बुक जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये PPSC एग्ज़ाम बुक बाय डॉक्टर ज़ैन अब्बास है, जो कि मेरी अपनी किताब है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसको परचेज़ करने के लिए, तो वो इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकता है और ये बुक ले सकता है। स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ से। तो फर्स्ट MCQ जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग इस तरह से MCQ डिस्कस करें कि इसका आंसर हमें पहले ना मिले। तो है फर्स्ट MCQ है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और बच्चों में सबसे कॉमन होता है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, जो कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यस, द आंसर इज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। द नेक्स्ट वन इज द GCS का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। GCS का आपको पता है कि 15 मैक्सिमम स्कोर होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। 88 पर कोमा डिक्लेयर किया जाता है और 3 मिनिमम हो सकता है जहाँ पे डेथ होती है। कुछ केसेस में बिलो 3 भी होता है, बहुत रेयर केसेस हैं। अगर इंट्यूबेशन पे पेशेंट, तो उसमें हम ये कंसिडर करते हैं या ICU वाले पेशेंट्स में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ये वाली कुछ लिस्ट आपके सामने है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द एंटीबायोटिक जो कि बेसिकली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। बाकी एंटीबायोटिक्स को भी देख लें, पेंसिलिन और अमोक्सिसिलिन एक ही क्लास की हैं और ये एलर्जी वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज बेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी केसेस, जहाँ पे सिप्रो एज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन आप याद कर रहे हैं, उसी जगह पे आप अरिथ्रो को याद रख लें कि ये प्रेगनेंसी में सेफ प्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। Then next one is the which of the following is the drug of choice for status epilepticus। तो हमारे सेटअप में लोरेज़िपाम इज़ द फर्स्ट लाइन और यही आंसर है इसका। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में डायज़िपाम भी मेंशन्ड है और इवन फेनिटोइन भी फर्स्ट लाइन अब न्यू स्टडीज़ में आ चुका है, लेकिन आप शॉर्टली बस लोरेज़िपाम याद रख लें। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जो कि इन मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है। और इस इन्फेक्शन के अंदर जब आपने ENT डिंगरा पढ़ी होगी तो उसमें एक पूरा चैप्टर था जो कि कोलेस्टियोटोमा पे था, आपको याद होना चाहिए। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर ही है, इसके बाद ही वो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। कोलेस्टियोटोमा इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस TM से आप याद रखते हैं, एक ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है, एक माइट्रल स्टेनोसिस होती है। इन दोनों में मोस्टली चूंकि ये वाले वो पार्ट्स हैं जो कि हार्ट के अंदर हैं, तो स्नैप हमें मिलती है जो कि ओपनिंग स्नैप होती है।
तो इसमें ये कॉमनली मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज इन अ पेशेंट विद डीके विच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इज कॉमन। तो चूंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसके हवाले से मैंने अपनी फेसबुक सीरीज पर एक पूरी स्टोरी भी शेयर की हुई है। अगर किसी ने वो देखी है तो ये वाला बच्चों वाला सवाल उसको लगेगा। तो इसमें बेसिकली हाइपरकलीमिया होता है, और आपको याद होना चाहिए कि डीके की मैनेजमेंट में हम हाइपरकलीमिया के बावजूद पोटेशियम देते हैं, और इसकी रीज़न ये होती है कि जब फर्स्ट इंसुलिन ड्रिप चल जाती है या इन्फ्यूजन पंप चल जाता है, तो इंसुलिन की वजह से जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से हाइपरकलीमिया हाइपोकलीमिया में चला जाता है, यानी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और 3 से नीचे वैल्यू चली जाती है, जिस वजह से हम लोग फिर सेकंड ड्रिप के साथ केसीएल ऐड करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इस हवाले से आई होप सो याद रखेंगे आप लोग। देन नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इसमें रीनल सबसे ज़्यादा होती है। रीनल आपने बस इधर से देखनी कौन सी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। और इसके रिवर्स में भी याद रख लें कि कुशिंग सिंड्रोम इसका ऑपोजिट है, जो कि आप आगे जाके भी देखेंगे। Then the next one is which of the following factor is strongly associated with the development of breast cancer। तो ये भी मोस्टली लोगों को पता होगा। इसमें है फैमिली हिस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा होती है, और फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग हो तो प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी भी इंडिकेटेड होती है। और इसके हवाले से डॉगर में एक लाइन लिखी हुई है कि एंजेलिना जोली वाली फैमिली को ये था और उसने इस वजह से पहले ही प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट वन है इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन टिपिकली अकर। ये भी आप लोगों को मैक्सिमम पता होगा, ओवुलेटरी फेज इज द राइट आंसर, ओवुलेशन से इसका नाम है। देन नेक्स्ट वन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बहुत कम जगहों पे है, तो इसका आंसर है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। ये दो एमसीक्यूज इससे रेलिवेंट आ चुके हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और मोस्टली प्री मेच्योर बेबीज में होता है जिनकी अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है, और वो 7वें महीने या 8वें महीने पर पैदा हो जाते हैं। तो उनमें चूंकि सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं होता, तो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली एक्सरे पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी फर्स्ट लाइन है। हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर है। और इसके अलावा अगर कोई ये कंसिडर कर रहा है कि हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, तो याद रखें इसके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे तो रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स बहुत कॉमन है, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और पेरोटिनाइटिस वाले केस बन जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस। तो इसके नाम से यह टेटनस टॉक्सॉइड वो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज। ब्रेस्ट कैंसर की सबसे कॉमन टाइप इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, जिसको ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी बोलते हैं। बाकी जितनी भी है ये पेजेंट डिजीज इज द बिनाइन ट्यूमर। लोब्यूलर कार्सिनोमा इज आल्सो बिनाइन कंडीशन, लाइक सेमी बिनाइन कंडीशन आप इसे कह सकते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा बहुत रेयर है और इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादातर थायराइड वाले केसेस में होगा। The next one is which of the following is appropriate maneuver for the patient with Colles fracture। Colles fracture और Smith's fracture ये बेसिकली हाथ रिस्ट के ऊपर होते हैं और इसमें प्लास्टर कास्ट इम्बोलाइजेशन करवाई जाती है। ये इसका आंसर रहेगा। The next one is the which of the following drug is contraindicated in pregnancy। तो कुछ पॉइंट्स याद रख लें कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में फर्स्ट लाइन ड्रग हमेशा एस इनहिबिटर्स होते हैं। अगर तो वो पेशेंट 55 ईयर्स से कम है और मोस्टली नॉर्थ अफ्रीकन है, तो हम एस इनहिबिटर्स ही कंसीडर करते हैं फर्स्ट लाइन को। अदरवाइज कुछ गाइडलाइंस में 55 से अगर ऊपर है और अफ्रीकन है किसी भी एज का, तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को फर्स्ट लाइन कंसीडर करते हैं। ये बात याद रख लें। इसके अलावा कोई भी पेशेंट डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव भी है, तो उसमें भी एस इनहिबिटर्स रीनल प्रोफाइल के हवाले से बड़े अच्छे होते हैं, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि रीनल सेफ्टी प्रोफाइल इनकी अच्छी है, तो इसलिए रीनल पेशेंट्स के अंदर भी ये रिकमेंडेड होते हैं एस इनहिबिटर्स। इसके अलावा इंसुलिन भी रीनल प्रोफाइल सेफ्टी प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। देन अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी की, उसमें ये ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी एस इनहिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाते हैं।
अब प्रेगनेंसी में 3 हमारे पास बाकी ड्रग्स बच गई हैं, लबीटालोल, मिथाइल-डोपा और हाइड्रोलाज़िन। हमारे सेटअप में लबीटालोल फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि इस्तेमाल होती है। देन आईवी हाइड्रोलाज़िन इस्तेमाल होती है। अगर इसे भी कंट्रोल ना हो तो मिथाइल-डोपा होती है, लेकिन मिथाइल-डोपा का मसला ये आता है कि इसमें सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो इसका आंसर है बोन। बोन, लंग्स, लीवर ये सब में जा सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली वर्टिब्रल बोन में जाता है और इसमें हम पेशेंट्स को फिर रेडियोथेरापी देते हैं। ये एक प्रॉपर एमसीक्यू है जो कि प्लैब में भी पूछा जाता है और इसका आंसर रेडियोथेरापी है। वैसे पेन के लिए रेडियोथेरापी बहुत कम जगहों पे इंडिकेशन होती है, तो आप याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काज मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में वैसे तो स्ट्रेस भी है, एनसेड भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज एच पाइलोराई। जब भी पेप्टिक अल्सर होता है तो इसको ही हम फर्स्ट लाइन पे करते हैं और यूरियस ब्रेथ टेस्ट इसके लिए होता है जो कि हम करवाते हैं। और भी स्टूल एंटीजन टेस्ट्स हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टली आगे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। Then which of the following is the major criterion for the diagnosis of rheumatic fever? rheumatic fever में जोन्स क्राइटेरिया होता है जो कि मेजर क्राइटेरिया को शो करता है, जिसमें से जे फॉर जॉइंट है, जॉइंट पेन या जॉइंट आर्थोपैथी जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे आर्थरेल्जिया को कंफ्यूज ना कीजिए, क्योंकि ये आर्थरेल्जिया एक डिफरेंट कंडीशन है। आर्थराइटिस होना चाहिए था अगर हम मेजर में जाते। उसके बाद जोन्स में ओ आता है, ओ से हार्ट बनता है, यानी हार्ट शेप्ड होता है, तो उससे कार्डाइटिस आता है, जो यहाँ पे ऑब्वियसली यही इसका आंसर है, लेकिन हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद एन आता है जोन्स में, एन फॉर नोड्यूल्स होते हैं, ई फॉर अरिदीमा होता है और एस फॉर साइडेनहैम कोरिया होता है। तो ये जोन्स क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेजर क्राइटेरिया में कंसिडर होते हैं। Next one is the 5-year-old child present with recurrent abdominal pain और blood in stool। जब ब्लड आ जाएगा तो उसमें आपने दो तीन चीज़ें कंसिडर करनी है। बच्चों में चूंकि वेटिलाइन डक्ट की वजह से मैकल्स डिवर्टिकुलम कॉमन है, तो यही होगा। और इसके अलावा अगर बूढ़े होंगे तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, यानी एजेड पीपल में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अगर मिडिल एज्ड है और मिडिल एज के बाद भी आप समझ रहे हैं तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी में क्रोन डिजीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में हो सकता है, लेकिन मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है ये। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में आपको पता होगा कि ना हाइपरटेंशन है, ना हाइपरपिगमेंटेशन है और ना ही वेट लॉस है। हाइपरटेंशन और हाइपरपिगमेंटेशन, ये हाइपरपिगमेंटेशन मेनली आप याद रखें कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए होते हैं, जिसको कोन्स डिजीज भी कहा जाता है सिनोनिमसली। लेकिन जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें मून फेस होता है, स्टेरॉइड ज़्यादा होने की वजह से बफलो हम्प और मून फेस ज़्यादा इसके हॉलमार्क है। स्ट्राया हो जाते हैं, कोलेजन का टेयरिंग इफेक्ट मिलता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन यूजफुल फॉर इन डायग्नोसिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे है सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। सिटी एनजी पल्मोनरी एंजियोग्राफी फर्स्ट लाइन है, इसके बाद डी डाइमर्स सेकंड लाइन टेस्ट इसका होता है। देन नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, यानी विच विटामिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद वर्निक्स एन्सेफलोपैथी। आंसर इज बी1। थायमीन की वजह से वर्निक एन्सेफलोपैथी हो जाती है और इसमें कंफ्यूजन कन्फेबुलेशन वगैरह हो जाए तो वर्निक कोर्साकॉफ होती है। बेसिकली ये अल्कोहल के साथ होती है, अल्कोहल कंज्यूमेशन की वजह से होती है और इसमें साथ में साइकोसिस प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट वन इज वेयर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट एस्थमा अटैक इज। एस्थमा अटैक के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो होते हैं, स्टार्टिंग में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं। देन फिर अगर इसे आराम ना आए तो फिर हम इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ऐड करते हैं सेकेंड लाइन। अगर इससे भी आराम ना आए तो फिर एक गाइडलाइन जो कि नाइस गाइडलाइन है उसके अंदर मेंशन्ड है कि लाबा ऐड किया जाए। एक जीना गाइडलाइन है उसके अंदर लेट्रा ऐड किया गया है जो कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वगैरह शामिल है उसमें। उसमें लाबा से ऊपर इसको रखा गया। तो एनी हो आप याद रखें कि साबा इज द फर्स्ट लाइन, जो कि आपके लेवल तक इधर पूछा जा सकता है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। नेक्स्ट वन इज इन न्यूट्रल जॉन्डिस अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया में लीड टू विच सीरियस कंडीशन।
तो ये भी सिंपल सा ही आंसर है, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया कर्निक ही करवाएगी। और यही बच्चों में न्यूनेटल जॉन्डिस में आपने या अगर वार्ड्स देखा है तो हमें सबसे फीडिंग कॉम्प्लिकेशन भी होती है। अगर ये डेवलप हो जाए तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड जो होता है और रिवर्स होना बड़ा मुश्किल होता है। विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? तो दो हार्मोन्स इसमें मेनली होते हैं, एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, एक मिल्क इजेक्शन के लिए होता है। मिल्क प्रोडक्शन से आप प्रोलैक्टिन याद रख लें, पी फॉर प्रोडक्शन एंड पी फॉर प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं और इसी से मिल्क इजेक्शन वाला भी प्रोसीजर होता है, रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट वन इज which of the following pathogens is most commonly associated with pyelonephritis? Pyelonephritis यहाँ पे आप समझ लें यूटीआई, तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो ई कोलाई होता है, इसी के नाम से एस्केरिया कोलाई होता है। नेक्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, तो इसका वैसे तो मैंने अपने लिए एक निमोनिक बनाया हुआ आपको बता देता हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। ऑटोसोमल रिसेसिव जितने भी हैं उनको ए आर सिकल से आप याद रख सकते हैं। सिकल में से जो सिकल वर्ड है वो सिकल डिजीज के लिए, और साथ ही थैलेसीमिया में भी आप इसको याद रख लें। इसके अलावा इसमें जो एस आई सी है, सी सिकल में, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको बताएं, बाकी एक लेंथी निमोनिक है, तो आपको अगर याद करना है तो आप कमेंट में बताएं तो बता दिया जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि मुझे भी उसको प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव डीप वीनस थ्रोम्बोसिस? तो इसका आंसर है हेपरिन। हेपरिन हमेशा आईवी दिया जाता है, वारफरिन ओरली दिया जाता है, एस्पिरिन एसीएस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। एसीएस कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसके अंदर एस्कार्ड एक टैबलेट आपने सुनी होगी अपनी पेरिफ्रीज में भी, बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रल होता है। एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं तकरीबन, इसका 75 mg भी आती है, 300 mg भी आती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट एमआई, और उसमें जो एमआई वाला पेशेंट आ जाता है उसके लिए विद इन 4 आवर्स हम एल्टीप्लेज वगैरह का इंजेक्शन लगाते हैं जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। अच्छा, अब याद रखें इसमें वारफरिन या हेपरिन में से एक आंसर है। वारफरिन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द एंटीकोआगुलेंट्स, नॉट फॉर द डीवीटी। डीवीटी के लिए हेपरिन होता है, वारफरिन फॉर एंटीकोआगुलेशन होता है, जो ज़्यादातर हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर आप समझ लें स्टंट जिनके अंदर डले होते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। चूंकि ओरल होता है तो बेसिकली ये ईजी होता है इस्तेमाल करना, लेकिन वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट द ड्रग कॉमनली यूज फॉर एक्यूट मेनिया इन बाइपोलर डिजीज? तो इसका आंसर लिथियम है, और कोई आंसर हो भी नहीं सकता, लेकिन लिथियम से एसोसिएटेड 2-3 फैक्ट्स हैं जो मुझे याद है, मैं बताता हूँ आपको। पहले नंबर पे तो इसको एनसेड के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एनसेड इसकी रीनल एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन को इंटरफेयर करता है और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है बॉडी में। इसकी बड़ी नैरो थेराप्यूटिक विंडो होती है। इसका मतलब ये है कि ये अगर थोड़ा सा भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी के होने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया वगैरह शामिल हैं, और इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग की एक प्रोफाइल है जो हम करवाते हैं लिथियम को स्टार्ट करने के लिए। लिथियम अचानक स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही एडवाइस कर सकता है, जीपी इसको एडवाइस नहीं कर सकता। उसको रेफर करना पड़ेगा फॉर द लिथियम, उसको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे जिसमें एलएफटीज आरएफटीज वगैरह शामिल हैं। बाकी कार्बामेजिपिन, हेलोपेरिडोल, वेल्प्रोइक एसिड एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स? तो ये स्टेज फ्राइट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये टैकीकार्डिया को कंट्रोल करती है, और इसका मेन काम ये होता है कि हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डाउन करे। तो इसका आंसर है डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय बटरफ्लाई रैश? ये भी सबको ही आता होगा, एसएलई इज द आंसर, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लिवोथायरोक्सिन देते हैं, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल देते हैं। प्रोपाइल थायोयूरासिल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। एक जो सबसे कॉमन है वो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ प्रोफाइल होती है इसकी,
जबकि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल इज़ द सेफर वन। वैसे ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं, जो न्यू गाइडलाइंस हैं हाइपरथायराइडिज्म के लिए, वो ये है कि कार्बिमाजोल इस्तेमाल किया जाए इंस्टेड ऑफ प्रोपापीटीयू और मेथिमाजोल अनलेस टू कंडीशंस आर मेट। फर्स्ट वन इज कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तब वो स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कार्बिमाजोल। और दूसरा है कि अगर पेशेंट रेडियोथेरापी ले रहा है यानी रेडियोथेरापी पे है तो उस वक्त नहीं देना हमने। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें वो इंडिकेटेड नहीं है, अदरवाइज वो देते हैं। तो एनी हाउ इसका आंसर लिवोथायरोक्सिन है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच टाइप ऑफ शॉक इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलेचर, यानी सारा बर्डन हार्ट पे पड़ रहा है, तो इसी का नाम है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस। तो ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और नाइट स्वेट्स बहुत कम डिजीजेज में होता है, उनमें से एक सबसे कॉमन डिजीज है टीबी, तो आंसर टीबी है इसका। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की फीयर्ड कॉम्प्लिकेशन थायराइड स्ट्रोम है और इसको ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा तो वैसे बीटा ब्लॉकर से हम स्टार्ट करते हैं। वो बेसिकली जो टैकीकार्डिया हो रहा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरह के हार्ट को इफेक्ट करने के लिए उसको करते हैं। अदरवाइज अगर तो वो गॉइटर वाली सिचुएशन है, लार्ज थायराइड, तो हम थायरोइडेक्टमी करते हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इन चिल्ड्रन द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज वायरल इन्फेक्शन। आपको याद होगा ईपीआई स्केड्यूल में एक रोटा वायरस है जिसको हम एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए वैक्सीन देते हैं। तो वही मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए। नेक्स्ट वन इज विच मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एपिनेफ्रीन सबसे कॉमनली इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन ही देंगे, आयरन सप्लीमेंट। और याद रखें एमसीवी लेवल इसमें 70 से नीचे होगा। और जो आयर यानी ये माइक्रोसिटिक एनीमिया की एक टाइप है आयरन डेफिशिएंसी। इसके अलावा थैलेसीमिया भी इसी की टाइप में आ जाता है। इसके अलावा जो गैलोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया, उसमें 98 से ऊपर होगा एमसीवी लेवल। और उसमें सबसे कॉमनली विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 डेफिशिएंसीज है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में बेसिकली अम्बिलिकल पेन होती है, पेरी अम्बिलिकल पेन होती है जो माइग्रेट करती है राइट लोअर क्वाड्रेंट को। और इसमें कुछ साइंस भी होते हैं, रोजविक साइन वगैरह, वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज किसी की डिक पेशेंट्स में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एलिवेट हो जाता है। तो सबसे कॉमन जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम बेसिकली एक्सक्रीट होता है किडनी से ही और सारी इसकी रेगुलेशन यहाँ से ही हो रही होती है, इसलिए ये याद रखें। और सीकेडी पेशेंट्स में सबसे कॉमन जो फील्ड कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपरकलीमी है, तो इसलिए ये इसे याद रख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टेस्ट टू डायग्नोस डायबिटीज मेलाइटस। तो HbA1c इज द फर्स्ट लाइन। अगर आप घर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रैंडम ब्लड ग्लूकोज है, तो आंसर गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ इंस्टेंटली ब्लड को कि ग्लूकोज को बता पाते हैं जो कि उस टाइम हो रही है। लेकिन HbA1c फॉर द 3 मंथ्स प्रोफाइल बता देती है हमें, तो इसे हमें डायग्नोसिस करना आसान हो जाता है। और इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में ये भी मेंशन है कि HbA1c अगर मिल गया तो दैट वुड बी इनफ। अगर इसमें लेवल 7 से ऊपर आ रहा है तो आप इसको डायग्नोज कर सकते हो कि डायबिटीज मेलाइटस है। अदरवाइज अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का या रैंडम, उसमें भी फास्टिंग का ही कहा हुआ है, अगर फास्टिंग का ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए आपको सिम्टम्स का मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। Which of the following, what is the main complication of untreated phenylketonuria? The answer is methyl retardation. Next one is which of the following is tests is used to diagnose the to confirm the diagnosis of tuberculosis। तो इसके लिए वैसे तो पीपीटी टेस्ट है और मंटोस टेस्ट भी इस्तेमाल होता है। तो वो तो मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं फॉर द ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीनेशन के लिए, बीसीजी के लिए कि उसकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं। लेकिन जो टेस्ट हम लोग कंफर्म करने के लिए करते हैं वो है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर लेने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो
हम स्पूटम से यानी नेज़ोफेरेंजियल स्पूटम से उसको उठाएँ स्वैब को। अदरवाइज़ गैस्ट्रिक लवाज कराया जाता है बच्चों के अंदर, वो भी फोर्टनाइटली रात को उसको हमने एनपीओ पे रखना होता है तब जाके करवाना होता है। नेक्स्ट वन इज़ द इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट ए कैनन बॉल अपीयरेंस? मेटास्टेसिस ऑन इमेजिनिंग, कैनन बॉल मिलती है हमें रीनल सेल कार्सिनोमा में। नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये वाला कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यूज ऑफ एपीपीएससी में भी पूछा जाता है और इसका आंसर है हाइपरटेंशन विद रेटिनोपैथी एंड ऑर्गन डैमेज। जैसे ही ऑर्गन डैमेज आएगा तो हाइपरटेंशन कन्वर्ट हो जाएगी मलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, तो पेशेंट को ऑर्गन डैमेज के साथ साथ सिम्टम्स मिलती है, यानी अगर फॉर एग्जांपल रेटिनोपैथी है तो उसको एमॉर्फस फ्यूगस मिल सकता है, फ़ौरन उसकी आंखों के पर्दे के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से उसको किडनी फेलियर मिल सकता है, तो वो क्राइसिस होती है। मलिग्नेंट होता है कि एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। Then next one is which of the following condition, what is the most common cause of secondary amenorrhea? Secondary amenorrhea कहता है कि पहले उसकी मेंसेस स्टार्ट हो गई थी पेशेंट की, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो बंद हो गई, 6 महीने तक वो नहीं आया। तो इस कंडीशन को सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं और इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुक जाती है और इसकी सबसे कॉमन काज है प्रेगनेंसी इटसेल्फ। ठीक है। वैसे जो प्राइमरी एमेनोरिया है उसके लिए जो सबसे कॉमन काज है फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन जो मेरे ज़हन में वो डाउन सिंड्रोम है और वैसे मिल्लोरियन जेनेसिस वगैरह भी उसमें शामिल होती हैं। देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म steroid use? The answer is osteoporosis. Next one is which of the following primary treatment of anaphylactic shock? So same repeat हो रहा क्वेश्चन, तो epinephrine is the answer. नेक्स्ट क्लासिक ट्राइड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिमा, एक होता है प्रोटीन यूरिया और एक होता है हाइपो एल्बिन्यूरिया। और ये भी मैं लेवल्स आपको थोड़े थोड़े रिवाइज करा देता हूँ। प्रोटीन यूरिया होता है 3 से अबव, जिसमें 3+ आपको साइन मिलते हैं, और हाइपो एल्बिनीमिया की वजह से उसको एडिमा होता है और ज़्यादा इसमें पीडियल एडिमा होता है, उसके बाद पेरी ऑर्बिटल एडिमा और पफिनेस ऑफ द फेस मिलती है। Next one is the which of the most common cause of acute pancreatitis? Acute pancreatitis की सबसे कॉमन काज गाल स्टोन्स हैं। वैसे जो क्रॉनिक है उसमें अल्कोहल कंजप्शन है, ये भी याद रखें। जो क्रॉनिक है उसके लिए अल्कोहल कंजप्शन, जबकि एक्यूट के लिए गाल स्टोन्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर? द मोस्ट कॉमन टाइप इज एडिनोकार्सिनोमा। जो बाकी टाइप्स हैं उनके बारे में जो फैक्ट्स मुझे याद है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट वन इज स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। इसमें दो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, एक ACTH है और सेकंड वन इज आई थिंक वो भी इसी से रिलेटेड था, मेरे ज़हन में नहीं है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड, इसमें भी एक हार्मोन इंक्रीज होता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा, मेरे ज़हन में नहीं है। लार्ज सेल कार्सिनोमा बी लिम्फोमा से एसोसिएटेड होता है। इसमें से मोस्ट एग्रेसिव जो स्मोकिंग से एसोसिएटेड है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। मोस्ट एग्रेसिव आई थिंक सो वो भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है। तो इन फैक्ट्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज 3 year old चाइल्ड प्रेजेंट्स बार्किंग कफ एंड स्ट्राइडर, तो आंसर इज क्रूप और इसको ट्रेकियोलेरिंजियोब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्रूप में स्टीपल साइन मिलता है हमें और वो लेटरल एक्सरे पे मिलता है, यानी लेटरल साइड ऑफ द एक्सरे पे मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म? पैराथायरॉयडिज्म तो आप लोगों को पता होगा, इसका एक निमोनिक है मोन्स ग्रॉन्स और मॉन्स ग्रॉन्स और पेन्स के नाम से आई थिंक इसका निमोनिक है, जिसमें 3 तरह होते हैं, ये रीनल पेन, रीनल कोलिक एंड बोन पेन्स भी कहते हैं उनको। तो बेसिकली इसमें बोन पेन होने की चांसेस हैं और इसी वजह से कैल्शियम की डेपोजिशन होती है और कैल्शियम किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज इज, तो हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस इज आंसर। वैसे हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे कॉमन होता है और ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये याद रखें। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायरॉयडिज्म की, वो आयोडीन डेफिशिएंसी ही है।
Then next one is which of the following is indication for the rule of anticoagulants? Answer is atrial fibrillation. Sorry, use of anticoagulants. तो atrial fibrillation के लिए इस्तेमाल होती है. In children, the first line sign of anaphylaxis is skin rash. बच्चों में सबसे पहले skin rash बनेगा. Which of the following conditions is associated with the funnel chest? Funnel chest कहते हैं वो chest जो अंदर की तरफ घुसी हो. तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, पेक्टस एक्सकवेटम और कार्निवेटम, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. एक्सकवेटम आप याद रख लें कि ये जो क्रेन है उससे वर्ड निकला हुआ, जैसे वो नीचे खुदाई करती है तो उस तरह की शेप बनती है और अंदर की तरफ जाती है, और यही फनल चेस्ट होती है. कार्नी का कैरिनेटम कहते हैं पिंजरे की तरह का पिजन शेप्ड चेस्ट होती है और ये बाहर की तरफ निकली होती है. काइफोसिस और साइक्लियोसिस ये बेसिकली स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं और उसमें ये देखने को मिलती है. Next one is the most effective treatment for preventing migraine headaches. Migraine headaches में जो prevention के लिए इस्तेमाल होती है वो बीटा ब्लॉकर्स है, लेकिन जो इसकी अपनी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन है वो सोमास्टेटिन्स है. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो ट्रिप्टिन्स जो है वो इसकी एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, बीटा ब्लॉकर्स इसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जो आंसर है इसका. Next one is a patient with chronic obstructive pulmonary disease is likely to have. कौन सी चीज होगी उसको? COPD वाले पेशेंट्स में डिक्रीज्ड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है, यानी वो वॉल्यूम जो फर्स्ट सेकंड उसका बाहर निकलना वो नहीं निकल पा रहा होता है. इस वजह से जो शेप ऑफ द चेस्ट होती है वो बैरल लाइक हो जाती है. इसलिए इसको कहते हैं बैरल लाइक चेस्ट. जो COPD की दो कंडीशंस हैं उन दोनों में देखने को मिलता है. फर्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस, सेकंड वन इज एम्फाइसीमा. दोनों में ये होता है और ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है. देन नेक्स्ट वन इज कि which lab test is primarily used to diagnose diabetes insipidus? Answer is water deprivation test. नेक्स्ट वन इज क्लासिक ट्राइएड ऑफ हीमोफीलिया. तो इसमें जॉइंट पेन, स्वेलिंग और ब्रूजिंग मिलेगी हमें. यस. नेक्स्ट वन इज मून फेस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम में होता है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो इसका आंसर है फ्लोपियन ट्यूब, और इसमें भी एम्पलरी पार्ट में ज़्यादा होता है क्योंकि वो वाइडेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं. देन आयरन ओवरलोड की सबसे कॉमन काज क्या है? हीमोक्रोमेटोसिस इज द आंसर. इसके नाम से ही है ये डिजीज. देन नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज बेसल सेल कार्सिनोमा. नेक्स्ट वन इज which of the following drugs is the most common treatment for tuberculosis? तो आइसोनियाजिड. याद रखें आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन पहले 2 महीने के लिए, यानी ये 6 महीने के लिए चलती हैं, और बाकी जो मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं वो फर्स्ट 2 महीने चल के फिर आगे 4 महीने के लिए ख़त्म कर दिए जाती हैं. तो ये एक वैसे मैंने शॉर्ट टर्म आपको बताई ये चीज़, अगर याद रखी जाती तो ठीक है. आइसोनियाजिड से रेलिवेंट एक फैक्ट है कि इसमें B6 की डेफिशिएंसी होती है, पायरिडॉक्सिन, तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं B6 की, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी. द नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस इन द कोरोनरी आर्टरीज? कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस मायोकार्डियल इंफेक्शन को शो करेगा. यस एग्जैक्टली. विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन प्रेग्नेंट वुमेन? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मिथाइल डोपा. अगर तो मिथाइल डोपा ना हो और यहाँ पे हाइड्रीलाजीन या फिर लबीटालोल हो तो हम पहले उसको चूज करेंगे, क्योंकि मिथाइल डोपा CNS साइड इफेक्ट्स शो करता है. The next one is the saddle nose deformity. Saddle nose deformity हमें मिलती है granulomatous with polyangiitis में, ये वाली डिसीज होती है, और ये सी आनका से रेलिवेंट होती है. नेक्स्ट वन इज विच व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ स्टैटिन्स इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया? हाइपरलिपिडीमिया में की ट्रीटमेंट में स्टैटिन्स का क्या रोल होता है? तो ये बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, डिक्रीज LDL लेवल्स. ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, इनको इनके लेवल को नीचे कर देती है, डिक्रीज कर देती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज. वैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह शामिल है. नेक्स्ट वन इज द in the context of pediatric vaccinations,
MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, तो ये 3 होती हैं, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ये 9th मंथ पे इसकी फर्स्ट डोज लगती है और 15 मंथ पे दूसरी डोज लगती है। ये सबक्यूटेनियस होती है और 1 2 3 4, हाँ जी, ये होती है लेफ्ट डेल्टोइड पर। एक्चुअली मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ अपने लिए, तो उसकी वजह से मुझे याद करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को तो याद है तो गुड है, अदरवाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज which imagining modality is most sensitive for detecting gallstones? आंसर इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे हमें दो चीज़ें मिलनी चाहिए, एक तो खुद gallstones और दूसरी होती है गाल ब्लैडर की वॉल थिकनेस। अगर तो 4 mm से ज़्यादा हो, या 4 mm है या 4 सेंटीमीटर, आई एम नॉट श्योर, ये आप कंफर्म कर लें। तो उसके बाद फिर हम इसको कंफर्म करते हैं कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का केस है। Next one is which condition is commonly associated with hypertension, hypokalemia and metabolic acidosis? तो ये कौन सिंड्रोम है? कौन सिंड्रोम को मैंने इस तरह याद रखा हुआ कि कौन है और कौन के बेस पे हाइपरटेंशन है, और उसके जो ऊपर वाली कॉर्नर है, ऊपर वाली नोक है, उधर हाइपोकलीमिया, यानी नीचे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और ऊपर हाइपोकलीमिया, और ये मेटाबॉलिक एसिड अल्कोलोसिस के साथ एसोसिएट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है द मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड इन अफेक्टेड इन पार्किंसन डिजीज डोपामिन, ये तो आप लोगों को पता होगा, और कार्बिडोपा हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एल डोपा के साथ दूसरी एक एज ए सप्लीमेंट दवाई होती है। देन नेक्स्ट वन इन CID पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इज मोस्ट लाइकली फाइंडिंग है एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो LFTs हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं PTA, PTT और INR। ये हम लोग अलग से करवाते हैं, इससे हमें लीवर की फंक्शनिंग का भी पता लगता है। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज? आंसर इज वेट, सॉरी, कुशिंग सिंड्रोम। अगर वेट गेन होता तो वो मैं इधर आंसर लगाता। कुशिंग सिंड्रोम इज द आंसर। Next one is the most common organism responsible for UTI in women is same, E. coli. Next one is which of the following is characterized by steeple sign in the neck X-ray? Then answer is croup, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, ट्रेक्योलेरिंजियोब्रोंकाइटिस। जबकि एपिग्लोटाइटिस में थंबप्रिंट साइन मिलता है हमें लेटरल एक्सरे के ऊपर, लेटरल नेक एक्सरे पर। और एस्थमा और ब्रोंकियोलाइटिस ये दोनों के दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें हमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो डिक्रीज्ड मिलेगा, जिस वजह से बैरल शेप्ड चेस्ट होती है। और अगर यहाँ पर होता निमोथोरिक्स तो उसमें जेट ब्लैक एक्सरे मिलता है, और डेविएशन ऑफ द ट्रेकिया होता है अगर वो टेंशन निमोथोरिक्स है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं एक्सरे की। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया इन एडल्ट्स, तो इसी के नाम से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो मोस्ट कॉमन काज है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर नोजोकोमियल नमूनिया करवाता है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड के लाया जाता है, और उसमें 72 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन स्टे होता है, तो तब ये डिक्लेयर होता है। माइकोप्लाज्मा और क्लेमीडिया, ज़्यादा माइकोप्लाज्मा जो है ये एटिपिकल नमूनिया से एसोसिएटेड होता है। एटिपिकल नमूनिया वो होता है जिसमें टिपिकल फीचर्स ऑफ नमूनिया ना मिले, जैसे ड्राई कफ मिल जाए, वैसे नमूनिया में प्रोडक्टिव कफ होती है। तो ये एक लेंथी टॉपिक है, अभी मैं नहीं पढ़ा सकता, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज इन विच कंडीशन इज बटरफ्लाई रैश, सेम SLE, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिव टेस्ट फॉर DVT इज डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड फर्स्ट वन, और दूसरे नंबर पर इसमें D डाइमर्स हम करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट, एंटी हाइपरटेंसिव डायबिटिक, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ACE इनहिबिटर। A child presents with fever, rash and joint pain receiving MMR वैक्सीन, तो ये वैक्सीन एसोसिएटेड रिवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं, तो हम इसको ही आंसर को कंसिडर करेंगे। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म वर्ल्ड वाइड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आयोडीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ NSAID, तो गैस्ट्रिक अल्सर इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, और जो फीको ओरल राउट हैं ये A और E हेपेटाइटिस इससे फैलते हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट वन इज पेशेंट्स विद CKD, द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट abnormality इज हाइपरकलीमिया, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये भी थायराइड स्टॉर्म रिपीट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एनाफिलैक्सिस इज एपिनेफ्रिन, रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टेड बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुका हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही इसका आंसर है। माइक्रोसिटिक में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल और थैलेसीमिया वगैरह शामिल है। देन नेक्स्ट वन है which the most common initial treatment for of a patient with acute coronary syndrome, तो मैंने आप लोगों को ये भी ऑलरेडी पढ़ा दिया। ACS प्रोटोकॉल में एस्कार टैबलेट हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल होते हैं, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट वन इज विच in which of the following conditions you would you most likely find a target lesion, टारगेट लीजन हमें मिलती है एरिदीमा मल्टीफॉर्म में, ये डर्मा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज which drug is commonly used for the treatment of hyperuricemia and gout, तो एलोप्यूरिनोल इज द आंसर। ये बेसिकली क्रॉनिक गाउट में इस्तेमाल होता है। अगर तो वो एक्यूट गाउट है तो उसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं एनसेड्स को और कोल्चिसिन को, लेकिन ये चूंकि हाइपरयूरिसीमिया का पूछ रहा है तो उसके लिए हम सिर्फ एलोप्यूरिनोल ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन इज कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है इन एस्थमा, तो जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं मोस्टली वो फर्स्ट लाइन ही होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द कि द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल इन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द डिजीज, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा का सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट वन इज द कोबलस्टोन अपीयरेंस थ्रोट में कहाँ पे मिलती है, तो आंसर इज एलर्जिक राइनाइटिस, ये ईएनटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, तो अगर कार्डियोवास्कुलर होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन वो नहीं है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी इज द आंसर। मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, तो ये एज वाइज होता है। वैसे तो मेमोग्राफी इज द आंसर यहाँ पर, ऑब्वियसली वो सबको ही पता होगी, लेकिन अगर 40 से नीचे है तो फिर अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट लाइन। अगर 40 से ऊपर है, कुछ बुक्स में 35 भी लिखी हुई है, तो अगर 35 या 40 से ऊपर है तो फिर मेमोग्राफी इज द आंसर। और इसकी रीज़न ये होती है कि ब्रेस्ट टिश्यूज इंटैक्ट होते हैं, यानी फैट्स इंटैक्ट होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड यानी यंग एज में तो उसमें अल्ट्रासाउंड इज़ बेस्ट। लेकिन मेमोग्राफी में चूंकि वो फैट सेल्स डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से मेमोग्राफी इज़ द बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक और लेक्चर ख़त्म होता है।